नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है मैथ्स डॉट डिफेंस। जो आज का चैप्टर हमारे पास है वो है स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस को शुरू करने से पहले पहले समझ लेते हैं कि लाइन क्या होती है। ठीक, लाइन होती है एक सीधी रेखा, ऐसे को बनाते हैं हम लाइन। यहाँ वो प्लस इन्फिनिटी को जा रही है, यहाँ पे वो माइनस, यहाँ पे भी वो इन्फिनिटी को जा रही है। ये एक्सटेंड करती रहेगी, ठीक है। जितनी लंबी खींचो उतनी लंबी हो जाएगी। जबकि जो हमारे पास एक रे होती है, तुम्हारे कोई बेसिक ज्योमेट्री की चीज़ें पता होनी चाहिए, उसका एक फिक्स पॉइंट होता है और एक डायरेक्शन में वो इनफाइनाइट तक एक्सटेंड हो जाती है। ठीक, फिर आती है जेंटलमैन हमारे पास लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट होते हैं, इसके दो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं। ये एक फिक्स पॉइंट हो गया, ये एक फिक्स पॉइंट हो गया। इस दोनों फिक्स पॉइंट पर जो मैंने सीधी रेखा खींची, एक लाइन खींची, उसको मैं कहूँगा लाइन सेगमेंट। ठीक, उसके बाद हमारे पास आते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे पढ़ते हैं उसको देखो। सबसे पहले मैंने कार्टेशियन प्लेन बनाया जिससे मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए। मैंने इसको प्लस एक्स नाम दिया, माइनस एक्स किया, प्लस वाई किया, माइनस वाई किया। एक मैंने सर्कल बनाया इस पे, उस सर्कल पे मैंने एक पॉइंट पी ले लिया। ठीक, उस पॉइंट पी को 0,0 जिसको मैं ओ ओरिजिन कहूँगा उसे मैंने जोड़ दिया और एक परपेंडिकुलर मैंने एक्स एक्सिस पर खींच दिया। ये मेरा एंगल बना एक थीटा, बात समझ आई। और ये मेरा परपेंडिकुलर बना। जो एक्स एक्सिस पे अगर मैं इसको पूरा नाम दूं ट्रायंगल ओ ए पी, ओ ए को मैं एक्स मान लेता हूँ लेंथ, ठीक है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पर है। ए पी को मैं वाई मान लेता हूँ क्योंकि वो वाई एक्सिस पर है। पाइथागोरस थ्योरम से जो मेरे पास मोड ए पी आएगा वो कितना आएगा, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसी को मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस कहता था। और किससे डोनेट करता था मैं, आर से, तो इसको मैंने आर कह दिया। तो अगर मैं यहाँ से कोस थीटा निकालने की कोशिश करूं, अगर मेरे को ट्रिग्नोमेट्री आती है, तो कोस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। बेस मेरे पास x है और हाइपोटेन्यूज मेरे पास r है। तो यहां से मेरे पास x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल्स टू r कोस थीटा। अगर मैं सिमिलरली निकालूं साइन थीटा तो मेरे पास क्या वैल्यू बनेगी, y इज इक्वल्स टू r साइन थीटा। और अगर मेरे को थोड़ी सी और ट्रिग्नोमेट्री आती है और मैं tan थीटा निकालने की कोशिश करूं, जो कि मेरे पास किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है यहाँ पर y और बेस क्या है x। लेकिन हम यहाँ पे मोड लगाते हैं। मोड क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम किसी भी क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं, किसी भी क्वाड्रेंट। जो मैंने ये ट्रायंगल बनाया है, तुम यहाँ देख सकते हो, मैंने ये जो ट्रायंगल बनाया है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाया है। पर जरूरी थोड़ा ना ये ट्रायंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। पॉइंट पी ऐसे को होके ऐसे भी हो सकता था, ऐसे को होके कुछ ऐसे को हो जाता, या पॉइंट पी यहाँ पे हो जाता, यहाँ पे जोड़ के यहाँ पे हो जाता। तो किसी भी क्वाड्रेंट में tan थीटा हो सकता था, थीटा लाइक कर सकता था। इसलिए मैं मॉडुलस लगाऊंगा, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू हर क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नहीं होती। ये पॉजिटिव सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है। और कौन से क्वाड्रेंट में होती है, थर्ड में। बात समझ आई। उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आते हैं स्लोप के। स्लोप होती क्या बेसिकली, स्लोप हमारे पास होती है, ये मैंने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए, यहाँ पे मैंने एक लाइन खींच दी। ये कोई भी लाइन है एल। इस लाइन को जब मैं एक्सटेंड करूंगा, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये बात याद रखना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस स्लोप को डिफाइन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा उसको मैं स्लोप बोलता हूं। बात समझ आई। Inclination with positive x-axis, tangent of the angle made by the line with positive x-axis। सिंपल सी बात याद रखो, थीटा जो बनता है पॉजिटिव x-axis के साथ, उसको मैं स्लोप कहता हूँ। और जो स्लोप का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, m इज इक्वल टू tan थीटा। जो m होता है वो मेरे पास स्लोप होती है। ठीक, इस टेंजेंट का मतलब क्या होता है, tan। उसके बाद मेरे पास एक फॉर्मूला आता है कि अगर मेरे को, ये फॉर्मूला कब लगेगा, दो पॉइंट दिए हुए हैं ए और बी, उन दोनों पॉइंट के मेरे पास कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x1, y1 और x2, y2। तब जो मेरे पास उसकी स्लोप आएगी वो क्या आएगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये भी डन हो गया।
उसके बाद अगर मेरे को जर्नल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन दी हुई है जो कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होती है, इसमें स्लोप क्या होती है माइनस ए अपॉन बी, और ए क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और बी क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ वाई। अरे बात समझ आ गई, और ये माइनस का निशान आता है। उसके बाद हमारे पास आता है एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब मेरे पास ये देखो, मैंने कोई भी एक लाइन खींची L1 और मैंने कोई भी लाइन खींची L2, ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है उसको मान लो मैं पॉइंट P कहता हूं। ये दो एंगल बना रही है कि यहाँ पे कि यहाँ पे, जो बाकी के दोनों एंगल होंगे वो तो इक्वली होंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स करके, ठीक। तो जो डिफरेंट एंगल्स बने हैं वो एक ये बने और एक ये बने। तो पहली बात तो मेरे को याद रखनी है, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो दो एंगल्स बनते हैं डिफरेंट, और जो दो डिफरेंट एंगल्स होते हैं तो एक एक्यूट होता है और एक ऑब्ट्यूस होता है। ये एक्यूट है और ये ऑब्ट्यूस है। तुम देख लो, एक 90 से छोटा होगा, एक 90 से बड़ा होगा। बात समझ आई? इसलिए जब दो एंगल्स बनते हैं तो मैं यहाँ पे प्लस माइनस दो निशान लेता हूं। ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे प्लस लिया और ये माइनस लिया क्योंकि दो एंगल्स बनते हैं। और एंगल बिटवीन टू लाइंस होता कितना है, अगर मैं इस L1 की स्लोप मान लो M1 लेता हूं इसकी स्लोप, और L2 की स्लोप मैं M2 सपोज करता हूं, तो क्या आएगा M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। कितना आया? M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। और आगे प्लस माइनस क्योंकि एक्यूट भी हो सकता है ऑब्ट्यूस भी हो सकता है। उसके बाद लाइंस आर पैरेलल एंड स्लोप्स आर इक्वली, तो स्लोप मैंने बता दिया पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं यार तो एक्स एक्सिस के साथ क्या ही एंगल बनाएंगी, ये जो भी एंगल बनाएंगी सेम बनाएंगी। अगर मैं ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लूँ यहाँ पे, ये लो, ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया और ये दो लाइंस पैरेलल ले ली, एक्स एक्सिस के साथ तो सेम ही एंगल बना रही है। जो भी बना रही है मेरे को नहीं पता कितना बना रही है, बना सेम रही है। मैं पैरेलल लाइंस ऐसे ले लूँ या मैं पैरेलल लाइंस ऐसे ले लूँ, ऐसे सेम ही एंगल बना रही है, मेरे को इतना पता है। या मैं पैरेलल लाइंस को इस तरह ले लूँ, ये एक लाइन पैरेलल, ये एक लाइन पैरेलल, एंगल सेम बनाएंगी तो स्लोप्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। एंड लाइंस आर परपेंडिकुलर देन स्लोप्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो गई, अरे देखो दो लाइंस परपेंडिकुलर होगी तो थीटा दोनों के बीच में 90 का हो गया। दो लाइंस ऐसे होगी, ये L1 होगी और ये L2 हो गई, थीटा 90 का हो गया। ये जो ऊपर मैंने tan थीटा का फॉर्मूला लिखा है उसमें 90 पुट कर दो थीटा को, कितना आएगा? M2 माइनस M1, ये प्लस माइनस ओवर 1 प्लस M1 M2। tan 90 क्या होता है? इन्फिनिटी, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन 0। तो मैं क्या लिखूंगा? 1 M1 M2 इज इक्वल टू 0, मतलब M1 M2 इज इक्वल टू -1। इसको क्या लिख सकता हूँ? M1 इक्वल टू -1 टाइम्स M2। मतलब जब दो लाइंस परपेंडिकुलर है देन द स्लोप्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ठीक। फिर अगर मेरे पास कोई भी लाइन जो है वो मेरे पास जर्नल इक्वेशन के परपेंडिकुलर है, तो जो परपेंडिकुलर लाइन है उसकी स्लोप क्या होगी? b अपॉन ए, और इस जर्नल वाले की स्लोप क्या होती है? -a अपॉन बी। अरे बात समझ आई? चलो फिर ये पॉइंट है, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है? अरे यार एक्स एक्स मेरे पास स्लोप क्या होती है? जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही होती है लाइन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो अगर मेरी लाइन ही एक्स एक्सिस है, समझो लाइन ही एक्स एक्सिस है, तो एंगल क्या बना रही है? ये 0, स्लोप 0। और वाई एक्सिस अगर मेरी लाइन, तो एंगल कितना बना रही है? 90 डिग्री, और tan 90 क्या होता है? इन्फिनिटी। बात समझ आई? उसके बाद आता है हमारे पास एक डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कैलकुलेट करने में मदद करता है? दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस। ये मेरे पास अगर दो पॉइंट है ए और बी, दोनों के कोऑर्डिनेट मेरे को गिवन है x1, y1 और x2, y2, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस ये होगा डिस्टेंस फॉर्मूला। उसके बाद आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला भी सेम है, इसके बीच में मैंने एक मिड पॉइंट ले लिया P, ये P मिड पॉइंट है। जो मिड पॉइंट होता है वो मेरी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है 1:1 में, ये भी तुम्हें पता है। फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ये क्या आया? ये पॉइंट P के मेरे पास कोऑर्डिनेट आए। बात समझ आई? उसके बाद आता है सेक्शन फॉर्मूला।
मिड पॉइंट फॉर्मूला जो है वो सेक्शन फॉर्मूला से ड्राइव हुआ है, मेरे को इतना पता होना चाहिए। ये होता है इंटरनल डिवीजन आईडी और ये होता है ईडी एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन में मानता हूं कि जो पॉइंट पी है मेरी लाइन सेगमेंट ए बी को एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है। अगर ये पॉइंट पी मेरी लाइन सेगमेंट ए बी को, मैंने क्या यूज किया, लाइन सेगमेंट, दो फिक्स्ड पॉइंट ए बी को एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 है और पी के कोऑर्डिनेट में x y सपोज कर लेता हूं। और इस x y की वैल्यू कैसे आएगी, कैसे आएगी, ये जो m है उसको इस साइड मल्टीप्लाई करो और जो n है उसको इस साइड मल्टीप्लाई करना है, ऑपोजिट साइड मल्टीप्लाई करने हैं। तो क्या आएगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। आई बात समझ। जब तुम एक्सटर्नली डिवाइड करोगे, इंटरनली तुमने किस रेशियो में डिवाइड किया है, m रेशियो n, तो एक्सटर्नली भी तुम m रेशियो n में ही डिवाइड करोगे। लेकिन अगर कोई मेरे पास पॉइंट P m रेशियो n एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो वो m रेशियो माइनस n इंटरनली डिवाइड करेगा। अगर पॉइंट P, ये मेरे पास आई लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक, अगर मेरा पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m रेशियो n, ठीक है, m रेशियो n में, लेकिन वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, मतलब इसके ऊपर लाइन नहीं कर रहा, बाहर लाई कर रहा है और एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि जो मेरे पास P होगा वो मेरे को ए बी को m रेशियो माइनस n में डिवाइड करेगा इंटरनली। अगर वो डिवाइड कर रहा होगा ए बी को m रेशियो n में एक्सटर्नली, तो वो डिवाइड कर देगा m रेशियो माइनस n इंटरनली में। और इंटरनली का मेरे को फॉर्मूला पता है, तो मैं क्या करूंगा, इंटरनली में जहां जहां n है वहां पे मैं माइनस n पुट कर दूंगा, तो मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा। बात समझ आई। उसके बाद अगर मेरे को वो ऐसे पूछता है कि अगर ए बी मेरे पास लाइन सेगमेंट है, इसके मेरे को कोऑर्डिनेट दे दिए हैं, बी के कोऑर्डिनेट मेरे को गिवन है लेडीज एंड जेंटलमैन, और पी जो है वो m रेशियो n में नहीं डिवाइड कर रहा, वो वट रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मेरे को ये रेशियो फाइंड करनी है। और p के मेरे को कोऑर्डिनेट दे दिए x, y, ठीक, ये तीनों चीजें मेरे पास क्या होंगी, गिवन, ठीक। और वो मुझसे रेशियो पूछेगा तो रेशियो मेरे को एज्यूम करनी है m रेशियो 1, और मेरे को इंटरनली डिवीजन का फॉर्मूला लगा के इस m की वैल्यू फाइंड करनी है, और जो भी m की वैल्यू आएगी वो मेरे पास रेशियो होगी। बात समझ आई, ठीक। फिर आती है हमारे पास मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम हमारे पास क्या कहती है, ये देखो, ए बी सी, तुमने क्लास 9th में पढ़ी होगी ये। अगर मेरे पास डी मिड पॉइंट है, स्टेटमेंट क्या कहती है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक, एंड डीई पैरेलल टू बी सी, जो डीई है वो पैरेलल है बी सी के। देन पहली चीज, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक, और दूसरी चीज जो डीई होगा वो हाफ होगा बी सी के, या मैं कहूं जो मेरा बी सी होगा वो ट्वाइस होगा डीई के। आगे बात समझ में, ये हमारे पास मिड पॉइंट थ्योरम कहती है, इसका यूज हो जाता है कभी कभार किसी क्वेश्चंस में। एक मैंने देखा था क्वेश्चन, उसमें डी की वैल्यू फाइंड करने को बोल रहा था और तुम्हें इस मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज ही करना था, ठीक। उसके बाद हमारे पास आता है लाइन सेगमेंट डिवाइड एक्स एक्सिस इन व्हाट रेशियो। अरे यार, एक एक्स एक्सिस है, कोई भी लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है, ये एक्स एक्सिस को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, मैं मान लेता हूं m रेशियो 1 में। तो ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, और साथ में ये पॉइंट P मेरे पास लाइन सेगमेंट पर भी लाई कर रहा है, मतलब ये पॉइंट P लाई कर रहा है इंटरसेक्शन पे, इंटरसेक्शन पे किस किस की, एक्स एक्सिस की और लाइन सेगमेंट की।
मतलब कि अगर ये एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो मेरे को पता है जो पी में जो मेरे पास वाई कोऑर्डिनेट होगा वो मेरे पास 0 होगा और यहाँ पे कुछ एक्स आएगा। मतलब कि मैं सिंपल फॉर्मूला लगाऊंगा इंटरनल डिवीजन का और वाई कोऑर्डिनेट को 0 पुट कर दूंगा। और सिमिलरली जब मेरे पास वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा होगा तो वाई एक्सिस पे पॉइंट लाई करेगा, मैं एक्स को 0 पुट कर दूंगा। ये एक्स है, एक्स को मैंने 0 पुट कर देना है। सिंपल चीज़ें मैंने तुम्हें सारी बता दी पहले पेज की। मैं अब दूसरे पेज पे बढ़ता हूँ आप सभी के सहयोग के साथ। दूसरे पेज मेरे पास जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन आती है। ये पेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसकी स्लोप होती है माइनस ए अपॉन बी। अगर मैं इस लाइन के कोई भी पैरेलल लाइन खींचूं तो उसकी इक्वेशन होगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के इज इक्वल टू 0, और ये पैरेलल है तो स्लोप इसकी सेम रहेगी माइनस ए अपॉन बी। अगर इस लाइन के परपेंडिकुलर कोई लाइन खींच रहे तो उसकी इक्वेशन होगी, बताओ क्या होगी, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस के इज इक्वल टू 0, और इसकी स्लोप कितनी होगी, माइनस ऑफ ये अपॉन -1। मतलब कि मेरे पास स्लोप कितनी आई, बी अपॉन ए। बात समझ आई तुम्हें? उसके बाद मेरे पास 1 पॉइंट फॉर्म क्या कहती है, अगर मेरे को एक पॉइंट गिवन है x1, y1, तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। जहाँ पे जो m है ये स्लोप है, इसको मैं कहता हूँ 1 पॉइंट फॉर्म। बात समझ आई? इसके बाद मेरे पास अगर 1 पॉइंट की जगह मेरे पास 2 पॉइंट्स गिवन है, जो मैं पहले भी सपोज कर रहा हूँ x1, y1 और x2, y2, तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप 2.4 में क्या होती है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। बात समझ आई? इनटू x माइनस x1, ये होगी 2 पॉइंट फॉर्म। इसके बाद मेरे पास आती है स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म क्या होती है मेरे पास, y इज इक्वल टू एम एक्स, जहाँ पे जो m होता है वो मेरे पास स्लोप होती है। फिर मेरे पास आती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मेरे को क्या कहती है कि ये अगर मेरे पास एक लाइन है और जो इतना इतना पोर्शन जो y एक्सिस पे काटा है वो c है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बात समझ आई तुम्हें? उसके बाद हमारे पास आती है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट क्या होता है कि काटना। इंटरसेप्ट का मतलब होता है काटना। कांटा लगा है लगा, जो तुम्हारा गर्लफ्रेंड है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारा काट के गया था, अगर होगा तो। चलो, ये पॉइंट ले लिया मैंने ए और ये पॉइंट ले लिया बी। ये पॉइंट ए एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, 0। ये पॉइंट y एक्सिस पर लाई करता है तो 0, y। ठीक, इसको मान लो मैं a मानता हूँ और इस डिस्टेंस को b मानता हूँ, तो मेरे ये चेंज हो जाएंगे। देखो ये कैसे चेंज होंगे, जहां मैंने x, 0 लिया था वहां पे मैं क्या लूंगा, a, 0, और मैं इसको लूंगा 0, b। तो मेरे पास इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहती है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। x क्या है, x इंटरसेप्ट, मतलब x एक्सिस पर कौन से डिस्टेंस पर काटा है, कितने डिस्टेंस पर काटा है, और y एक्सिस मतलब कि, और b क्या होता है, y इंटरसेप्ट, मतलब कि मेरी लाइन ने y एक्सिस को कितने डिस्टेंस पर काटा है। कभी कभार मुझसे ये चीज पूछ लेता है, फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। तो जो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट आती है वो 0, b और a, 0, इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस होता है, जो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करूंगा। अगर वो मुझसे क्या पूछेगा, क्या पूछेगा, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। समझ आई तुम्हें बात? मैंने यहाँ पे लिखा भी होगा लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, तो एक बार नोट्स देख लेना दोबारा। सिमेट्रिक फॉर्म इतना मेरे काम की नहीं है, पेपर में भी कम पूछी जाती है, इसको एक बार नजर मार लेना, वैसे ज्यादा कुछ खास है नहीं इस फॉर्म में। उसके बाद हमारे पास आता है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म ठीक है, नॉर्मल फॉर्म को एक बार देख लेते हैं। नॉर्मल फॉर्म हमारे पास क्या कहती है कि हमारे पास ये कोई भी एक लाइन है, इस लाइन पे मैंने एक परपेंडिकुलर मारा, परपेंडिकुलर मारा,
और इस परपेंडिकुलर का जो लेंथ है वो p है, और ये जो एंगल बना ये ओमेगा है। ओमेगा जो है वो स्लोप नहीं है लाइन की, ये लाइन l है, ये स्लोप नहीं है लाइन l की। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। तो हमारे पास नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है, x कोस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इज इक्वल्स टू p। सिंपल। या तो तुम्हें ओमेगा देके p फाइंड करवा लेगा या p देके ओमेगा फाइंड करवा लेगा, तो हिट एंड ट्रायल कर लो जैसे भी तुम्हें आसान लगता है। फिर आता है, ये मैं तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करा दिया था, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन होती है ये L1 और L2 दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये एक ही पॉइंट पर काट रही है। इस पॉइंट को मैं कहता हूँ इसका यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक ही सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। बात समझ आई तुम्हें? ठीक। उसके बाद मेरे पास होती है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मैं ये भी बता सकता हूं कि ये कंडीशन क्यों आई है, व्हाई दिस कंडीशन नॉट इक्वल्स टू। यहाँ पे इक्वल्स टू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन में व्हाई सिर्फ नॉट इक्वल्स टू वाली कंडीशन मैं ये भी बता सकता हूँ, लेकिन टाइम की किल्लत है इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। और तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है पेपर परस्पेक्टिव से, तुम्हारे लिए पेपर परस्पेक्टिव से क्या जरूरी है कि यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है। उसके बाद मेरे पास आता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मेरे पास कोइंसिडेंट लाइन देता है। कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन, इसी के ऊपर मेरी दूसरी लाइन है, इसी के ऊपर दूसरी लाइन है, तो ये दोनों लाइन जो है वो एक दूसरे को हर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, हर एक पॉइंट पर, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर है। तो उस पर क्या कंडीशन बनती है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। फिर मेरे पास आती है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब ये दो पैरेलल लाइंस है, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, कभी नहीं काटेगी। अगर ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी तो इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सॉल्यूशन का मतलब होता है इंटरसेक्ट करना, कितने इंटरसेक्ट करना पॉइंट्स पर। बात समझ आई? तो ये तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही, नो सॉल्यूशन होगा। उसकी कंडीशन क्या होगी, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। परपेंडिकुलर की तुम्हें कंडीशन पता ही है। परपेंडिकुलर की कंडीशन तुम्हारे पास आती है, स्लोप्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, या मैं कह दूं M1 M2 इज इक्वल टू -1। तो वही मैंने कंडीशन लगा दी है। M1 एक लाइन की स्लोप ले लो -A1/B1 और दूसरी लाइन की स्लोप ले लो -A2/B2। माइनस माइनस कट जाएगा, तुम्हारे पास ये वाली कंडीशन आ जाएगी, फूलों का तारों का सबका कहना है। फैमिली ऑफ लाइंस क्या होती है, फैमिली ऑफ लाइंस हमारे पास ये क्या कहती है कि मेरे पास अगर दो लाइंस है, ये दो लाइंस ले ली मैंने, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कितनी लाइंस पास हो सकती हैं। मैं कह रहा हूं इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इनफाइनाइटली मैनी लाइंस पास हो सकती हैं। करवा लो, है कोई गिनती कितनी लाइन पास करोगे तुम? और जो ये सारी लाइंस पास हुई हैं, ये जितनी भी लाइंस यहाँ पे पास हुई हैं, इनकी कॉमन इक्वेशन क्या होती है, L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इज इक्वल टू 0। जहाँ पे मेरे पास इस ये लाइन L2 ले लो, ये लाइन L1 ले लो, ये कंडीशन होती है। ठीक है। उसके बाद आता है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ये एक पॉइंट है A, उसके कोऑर्डिनेट दे दिए, एक लाइन तुम्हें बना के हुए दे दी, उसकी इक्वेशन दे दी और डिस्टेंस फाइंड करना है। ये मेरे पास फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले में मेरे को क्या करना होता है, फॉर्मूले में मेरे को जो ये पॉइंट गिवन है इसको इसमें पुट कर देना है और मेरे को मॉडुलस ले लेना है और अपॉन √A² प्लस B²। खत्म हो गया तुम्हारा ये भी। चलो फिर हमारे पास आता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। दो लाइंस अगर पैरेलल है तो उनके बीच में डिस्टेंस जो होता है वो सिंपल फॉर्मूला होता है, क्योंकि पैरेलल लाइंस में स्लोप इक्वल होती है और कांस्टेंट की वैल्यू अलग होती है, तो कांस्टेंट के डिफरेंस का मोड लेना अपॉन √A² प्लस B²। सिमिलरली जैसे मैंने पिछला फॉर्मूला किया है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, √A² प्लस B²। बात समझ आई?
फिर मेरे पास आता है सेंटर्स ऑफ सम ट्राइंगल। सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल, कुछ बातें याद रखनी है तुम्हें। जो सेंट्रोइड होता है वो कैसे बनता है, ये पॉइंट ले लिया ए, ये ले लिया बी, ये ले लिया सी। सेंट्रोइड में अगर मैं ये मीडियन खींचूं, मीडियन मीडियन मीडियन, ये मीडियन खींचूं और ये मीडियन खींचूं, मीडियन ये होती है मीडियन, ये क्या है मीडियन, जो कि मिड पॉइंट पर साइड के इंटरसेक्ट करेगी। बात समझ आई? ये डी, ये ई, ये एफ, ये तीनों हमारे पास मिड पॉइंट है। ठीक है, डी ई एफ मेरे पास मिड पॉइंट है। जो ये पॉइंट बनेगा ना तीनों मीडियन के इंटरसेक्शन पे, इसको मैं कहूंगा जी, और ये ही मेरे पास क्या है, यही मेरे पास क्या है, सेंट्रोइड। एक बात तुम्हें याद रखनी है, जो सेंट्रोइड होता है, ये मैंने ले लिया मीडियन, ये एफ ले लिया मिड पॉइंट, ये मैंने ले लिया मीडियन जी, ये मेरे ट्रायंगल को 2:1 में डिवाइड करता है। जो वर्टेक्स से डिस्टेंस होता है वो 2 होता है और नीचे से डिस्टेंस 1 होता है। अगर मैं यहाँ से तुमसे पूछ लूँ ए जी की वैल्यू, तो वो क्या आएगा, 2/3 ऑफ ए एफ। अगर मैं तुमसे पूछ लूँ मेरी जान जी एफ की वैल्यू, तो वो आएगी 1/3 ऑफ ए एफ। टोटल हिस्से कितने हैं, टोटल हिस्से 2 + 1 3, और ए जी वाला हिस्सा कितना है 2, तो 2/3। टोटल हिस्से कितने हैं 2 + 1 3, और जी एफ कितना है 1, तो 1/3। बात समझ आई? उसके बाद सेंट्रोइड में तुम्हें एक और चीज़ जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि मेरे पास अगर एक ट्राइंगल है ए बी सी, और ये उसके मिड पॉइंट्स हैं डी, ये ई और ये एफ। अगर मैं मिड पॉइंट्स को जोड़ दूं और उससे भी एक ट्रायंगल बनेगी, इन दोनों ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड होगा वो सेम होगा। ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ का सेंट्रोइड सेम होगा जी। और एक और चीज तुम्हें यहाँ पे पता होनी चाहिए, ये जितने भी एरियाज होते हैं ये सारे सेम होते हैं। ये जो 4 ट्रायंगल बनी हैं, चारों ट्रायंगल के एरिया सेम होते हैं। ठीक है, ट्रायंगल डी बी एफ का एरिया इज इक्वल टू ट्रायंगल ए डी ई का एरिया इज इक्वल टू ट्रायंगल एफ ई सी का एरिया इज इक्वल टू ट्रायंगल डी ई एफ का एरिया। और ये किसके इक्वल होगा, 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के। बात समझ आई? उसके बाद और तो कोई चीज़ बचती नहीं। सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है जो तुम्हें याद करना है। अगर तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी और उसके तुम्हें कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x1, y1, x2, y2, x3, y3, तो उसके सेंट्रोइड का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। इन सेंटर क्या कहता है हमारे पास, इन सेंटर वैसे होता क्या है, ये देखो, एक ट्रायंगल लिया, उस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बनाया, इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो मेरे पास इन सेंटर होगा इस ट्रायंगल का। ठीक है, और ये ए बी सी अगर मेरे पास ट्रायंगल है तो वर्टेक्स ए के ऑपोजिट लेंथ ए होती है स्मॉल ए, वर्टेक्स कैपिटल बी के ऑपोजिट लेंथ स्मॉल बी होती है, वर्टेक्स कैपिटल सी के ऑपोजिट लेंथ स्मॉल सी होती है। तो मेरे पास अगर कोऑर्डिनेट x1, y1 है, x2, y2 है और x3, y3 है, तो सेंट्रोइड का इन सेंटर का फॉर्मूला मैंने तुम्हें लिखकर दे दिया। ठीक, उसके बाद एक्स सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, मेरे पास किसी भी ट्रायंगल में अगर एक इन सेंटर है तो 3 एक्स सेंटर होते हैं, और एक्स सेंटर 3 होते हैं। ये कितने होते हैं, 3। ये कैसे आता है कि पहले तो इन सेंटर के फॉर्मूला में मैं ए को नेगेटिव लूंगा, ए को नेगेटिव लूंगा तो क्या आएगा बताओ, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन क्या आता है
माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और ये y की वैल्यू आएगी। दूसरा एक्सेंटर क्या आएगा, मैं b को नेगेटिव ले लूं, और तीसरा एक्सेंटर क्या आएगा, मैं c को नेगेटिव ले लूं। तो मेरे पास 3 एक्सेंटर बनते हैं। आगे बात समझ, ठीक। सर्कुम सेंटर क्या होता है, सर्कुम सेंटर होता है कि अगर मैंने ये ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल के सभी वर्टेक्स से छूकर जाता हुआ सर्कल का जो सेंटर होता है वो मेरे पास क्या होता है, सर्कुम सेंटर, जिसको मैं एस लिखूंगा। और इस सर्कुम सेंटर से सभी जो वर्टेक्स होता है उसका डिस्टेंस जो होता है वो सेम होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर मैं इसको P ले लूं, मान लो ये पॉइंट P है, तो जो PA होगा वही मेरे पास PB होगा, वही मेरे पास PC होगा, क्योंकि इस सर्कुम सेंटर का हर वर्टेक्स से डिस्टेंस सेम होगा। बात समझ आई। और ये एक स्पेशल कंडीशन होती है कि अगर मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है वो मेरे पास क्या होता है, सर्कुम सेंटर। बात समझ आई। ऑर्थो सेंटर का ये फॉर्मूला इतना काम का नहीं होता, जबकि ऑर्थो सेंटर मेरे को एक ही बात याद रखनी होती है कि ऑर्थो सेंटर में जो राइट एंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक स्पेशल केस होता है ये, कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो भी जिस भी वर्टेक्स पर राइट एंगल होता है वो वर्टेक्स मेरे पास ऑर्थो सेंटर होता है। बात समझ आई। उसके बाद मेरे पास आता है कि अगर मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, जिसमें सारी साइड्स इक्वल हैं, तो ये जो सेंट्रोइड होएगा यही मेरे पास इन सेंटर होगा, यही मेरे पास ऑर्थो सेंटर होगा, यही मेरे पास सर्कुम सेंटर होगा, यही मेरे पास सेंट्रोइड होगा। बात समझ आई। उसके बाद मेरे को आता है कि SG रेशियो जियो, मैं इसको कैसे याद रखता हूँ, SG, क्योंकि SG कंपनी का बैट होता है, रेशियो जियो क्या होता है, 1:2। बात समझ आई। जहां पे S मेरे पास सर्कुम सेंटर है, G मेरे पास सेंट्रोइड है, O मेरे पास ऑर्थो सेंटर है। ठीक। फिर ये क्वेश्चन बन जाता है कि मेरे पास 2 पॉइंट दे देगा, वो मेरे को बोलेगा कि बताओ ये जो 2 पॉइंट है ये इस लाइन AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0 के ये दोनों पॉइंट्स सेम साइड लाई करते हैं या ये दोनों पॉइंट्स डिफरेंट साइड लाई करते हैं। तो इसमें मेरे को उन दोनों पॉइंट्स को लाइन की इक्वेशन में पुट करना है। तो अगर मेरे पास सेम साइन आते हैं, सेम साइन मतलब या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव, तो मतलब कि वो सेम साइड पे लाई करेंगे। और अगर ऑपोजिट साइंस आते हैं, मतलब कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव या एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो ये दोनों ऑपोजिट साइड ऑफ लाइन पे लाई करेंगे। क्या इतनी बातें तुम सबको रिवाइज हो गई जो तुमने स्ट्रेट लाइंस में पढ़ी है? अगर नहीं पढ़ी तो इनको नोट कर लेना। कोलीनियर का मतलब होता है, कोलीनियर मतलब एक ही लाइन पर, मतलब कि मेरे पास जो पॉइंट है वो एक ही लाइन पर है। अगर ये एक ही लाइन पर है तो मेरे को पता है जो स्लोप होगी AB की वही स्लोप होगी BC की, वही स्लोप होगी किसकी, AC की। ये मेरे को चीज़ पता है। दूसरी चीज़ जो मेरे को पता होनी चाहिए कोलिनियर पॉइंट में कि AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। तीसरी चीज़ मेरे को पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 0 होगा, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं करेंगे, तो एरिया तो वैसे ही 0 होगा। बात समझ आई। उसके बाद मेरे पास आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का एक फॉर्मूला, जो वो तो तुम्हें एक बेसिक फॉर्मूला पता ही है कि डिटर्मिनेंट निकालो कोऑर्डिनेट्स का।
मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं कि अगर मेरे पास पॉइंट है, अगर मेरे पास पॉइंट है 219 को 2019, इतने बड़े बड़े पॉइंट्स हैं अगर, ठीक है, तो कैसे निकालोगे? डिटर्मिनेंट निकालने में तो धुआं उठ जाएगा तुम लोगों का। मेरे को किसी भी एक वर्टेक्स को जीरो बनाना है। मान लो कि मैं पहले ए वर्टेक्स को जीरो बनाऊंगा, तो कैसे बनाऊंगा? मैं माइनस ऑफ 2019 कोमा माइनस ऑफ 2019 ऐड कर दूंगा तीनों में। तो मेरे पास ए क्या आएगा 0,0, बी कितना आएगा 10,10 और सी कितना आएगा मेरे पास 20,0। तो ये तो 0,0 हो गया, इसको मैं इग्नोर कर दूंगा। जो मेरे पास बचा हुआ आएगा उसमें अंदर को अंदर मल्टीप्लाई और बाहर को बाहर मल्टीप्लाई करूंगा। अंदर को जब अंदर मल्टीप्लाई किया और बाहर को बाहर मल्टीप्लाई किया तो मैं उन दोनों का डिफरेंस लूंगा। 200 माइनस 10 का 200 माइनस 0 का जो डिफरेंस आएगा, फिर उसका मैं हाफ कर दूंगा, वो मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा जो कि आएगा 100। एक बार चेक करना, जैसे मैंने इस ए कोऑर्डिनेट को जीरो किया, तुम बी और सी दोनों को जीरो करके देखना, तुम्हारे पास 100 ही आंसर आएगा। बात समझ आई? अंदर वाले को अंदर मल्टीप्लाई, बाहर वाले को बाहर मल्टीप्लाई, दोनों को माइनस कर देना और हाफ कर देना। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ, डायगोनल वालों को माइनस कर दो, x1 में से x3 निकाल दो, x2 में से x4 निकाल दो, y1 में से y3 निकाल दो और y2 में से y4 निकाल दो। ठीक है, उसके बाद एंगल बाइसेक्टर मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि जब दो लाइंस कटती हैं तो एक एक्यूट एंगल बनता है और एक ऑब्ट्यूज बनता है। और इक्वेशन क्या होती है एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स? इक्वेशन क्या होती है उसकी? a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर। और ये प्लस माइनस क्योंकि दो एंगल्स बनते हैं। और फिर दूसरी लाइन वाली इक्वेशन, ये तुम्हें याद होना चाहिए। और इसमें मेरे को कब प्लस यूज करना और कब माइनस यूज करना है वो भी देख लो। प्लस और माइनस चेक करने के लिए मैं सबसे पहले निकालूंगा a1 a2 प्लस b1 b2। अगर ये मेरे पास दो केस बनेगा तो ग्रेटर देन 0 होगा ये पूरा, या तो ये पूरा मेरे पास लेस देन 0 होगा। अगर ये ग्रेटर देन 0 है और मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, तो वो नेगेटिव होगा और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर में पॉजिटिव साइन लूंगा। अगर ये लेस देन 0 है तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर में मैं पॉजिटिव साइन लूंगा और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर में मैं नेगेटिव साइन लूंगा। इतनी चीजें मेरी जान, मेरे लाडले, मेरे बच्चे, तुम सबको याद होनी चाहिए। समझ आया? उसके बाद ये तो काफी पूछा जाता है, काफी। पैरेललोग्राम दे दिया जाएगा तुम्हें, पैरेललोग्राम ABCD, इसके वर्टेक्स तुम्हें गिवन होंगे, इसके वर्टेक्स तुम्हें गिवन होंगे, इसके वर्टेक्स तुम्हें गिवन होंगे और इसके वो पूछेगा। तो कैसे करना है? डायगोनल वाले को ऐड कर दो और नॉन डायगोनल वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो। x1 प्लस x2 माइनस x3, या x1 प्लस x3 है ना, माइनस x2 कोमा y1 प्लस y3 माइनस y2। ये यहाँ पे थोड़ा एरर हो चुका है, ठीक है। इसको जगह तुमने क्या लिखना है? y1 प्लस y3 माइनस y2। बात समझ आई तुम्हें? कैसे करना है? डायगोनल वाले को ऐड कर दो, नॉन डायगोनल वाले को सब्ट्रैक्ट कर देना है। डायगोनल वाले को ऐड करके नॉन डायगोनल वाले को सब्ट्रैक्ट कर देना है। उसके बाद इफ 3 लाइंस आर कॉन्करेंट तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। इसमें क्या है बताना, ये तुम्हें याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हें याद होना चाहिए कि पेपर में ये अगर तुम एनसीईआरटी वाले तरीके से करोगे तो बेटा ये वेरी लेंथी है। तो देखो ये मेरे पास पॉइंट है, ये उसका क्या है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर।
और यहाँ पे कहीं पे जाके बनेगी प्रोजेक्शन, या मैं कहूँ इमेज। ठीक है, तो इमेज क्या बनेगी, अल्फा डैश कोमा बीटा डैश ले लो बेस लेना। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है, एच में से अल्फा माइनस करो अपॉन ए, के में से बीटा माइनस करो अपॉन बी। ठीक, माइनस ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी अपॉन, इसमें तुम्हें अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं करना, इस बात का याद रखना, सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, अंडर रूट नहीं आता। ये काफ़ी बच्चे गलती कर देते हैं, क्योंकि पिछले सारे जितने फॉर्मूलाज है उसमें डिनोमिनेटर में अंडर द रूट आ रहा है, इसमें अंडर रूट नहीं है। अगर तुम्हें फुट ऑफ परपेंडिकुलर याद हो गया तो इमेज का तो आगे 2 लगा दो बस, क्योंकि जो इमेज है ये जैसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर है और ये इमेज है, तो देखो डबल हो रहा है, ये डिस्टेंस 1 है, ये डिस्टेंस 1 है, टोटल डिस्टेंस 2 हो रहा है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे तुम याद रख सकते हो इसको। h माइनस अल्फा अपॉन ए इज इक्वल टू के माइनस बीटा अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस वे अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इमेज होती है h माइनस अल्फा अपॉन ए इज इक्वल टू के माइनस बीटा अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस 2 ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको जैसे पंडित हवन करते हैं ना, वैसे याद कर लो। ठीक, उसके बाद आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है मिरर इमेज। मिरर इमेज क्या होती है कि यहाँ पे मैंने एक मिरर लगा दिया, तो मैंने अगर z लिखा है तो यहाँ पे जाके कैसे पलट जाएगा, मिरर पे क्या होगा, पलट जाएगा, और पलट के ये ऐसे हो जाएगा, इसको कहते हैं मिरर इमेज। ठीक, अब मेरी बात सुनो, मिरर इमेज में तुम्हें कुछ नहीं याद रखना, रिफ्लेक्शन में तुम्हें सबसे पहले चीज याद रखनी है कि जो ये चीज़ है, ये जो मैंने मिरर लगाया है, ये मेरे पास मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट। इस रिफ्लेक्शन के सारे क्वेश्चन में तुम्हें मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है। बात समझ आई? अब देखो पहला पॉइंट देखो, जो मैंने पहला तुम्हें एग्जांपल लिया है, रिफ्लेक्शन ऑफ माइनस और कोमा माइनस 2 अबाउट x इक्वल्स टू 1, मतलब जो x इक्वल्स टू 1 हो गया मिड पॉइंट होगा। अब देखो, मानो मेरे पास ये -4 है और ये -2 है, और यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट आता है -4 कोमा -2, और जो ये मेरे पास लाइन है, ये मेरे पास x इक्वल्स टू 1 है, और ये मेरे पास एक क्या है, मिरर है। इसके अराउंड मेरे को जब मिरर इमेज बनानी है, तो मेरे को एक बात बताओ, वो इमेज यहाँ बनेगी ना, यहाँ कुछ इमेज बनेगी, तो मेरे को इमेज का नहीं पता x एक्सिस क्या होगा, लेकिन मेरे को इतना पता है y एक्सिस तो सेम ही रहेगा ना यार। ऐसा थोड़ा ना कि मिरर इमेज ये है, इसके आगे मैं मिरर लगा दूं तो ये इमेज इतनी बड़ी हो जाएगी। प्लेन मिरर है यार, तुम्हारे घर का शीशा है, या मैंने ऐसे एक इमेज, एक ऐसा एक पॉइंट रखा और मैंने मिरर लगाया तो वो छोटा बन गया, छोटा। ये दोनों केस नहीं होते। वो अगर सेम साइज का बन रहा है, अगर वो सेम साइज का बन रहा है तो उसका जो वाई एक्सिस है वो तो सेम ही रहेगा। तो एक्स एक्सिस चेंज हो रहा है, और एक्स एक्सिस पे मैं क्या करूंगा, मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लूंगा कि -4 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। यहां से मैं एक्स की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। बात समझ आई? फिर वैसे ही अबाउट ओरिजिन है, तो ओरिजिन को मैं मिड पॉइंट ले लूंगा, और मेरे को ये मेरे पास ओरिजिन है, मतलब ये ओरिजिन मेरे पास एक मिरर है, तो मेरे को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मिड पॉइंट फॉर्मूला से फाइंड कर लो। यहाँ पे भी 1,3 को मैं मिड पॉइंट लूंगा, मतलब मिड पॉइंट लेने का मतलब इसके आगे मैंने एक मिरर लगा दिया है। आई बात समझ? और मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज कर लो। कैसे करोगे मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज? 7 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, और 4 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 3। यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो। फिर मेरे पास आता है रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट 8,6 अबाउट लाइन y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू -x। अब y इज इक्वल टू x लाइन क्या होती है, पहले मेरे को ये पता होना चाहिए। वो लाइन होती है ये वो लाइन होती है ये वाली, ये होती है y इज इक्वल टू x। तो अगर एक पॉइंट यहाँ पर है 8,6, अगर कोई पॉइंट x, y है, तो वो कितना हो जाता है, y, x। ठीक,
और इसमें क्या हो जाता है, अगर एक पॉइंट क्या है x कोमा वाई, तो कितना हो जाता है माइनस वाई कोमा माइनस एक्स, क्योंकि ये वाली जो लाइन होती है इस तरह से होती है, तुम्हें सबको पता है, ठीक है। ये होगी x इक्वल्स टू माइनस वाई। चलो उसके बाद ये भी हो गया, लास्ट पे आ गया। लास्ट पे तो एक वैल्यू पुटिंग आता है मेरे पास, कि जैसे हमारे पास आता है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1,2, तो 1,2 को इक्वेशन ऑफ लाइन में पुट कर लो, वैल्यू पुटिंग, तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। और मैं बताऊं 10 में से 7 क्वेश्चन इस चीज से सोल्व हो जाते हैं वैल्यू पुटिंग से। स्ट्रेट लाइंस के तो सिंपल पॉइंट को पुट कर लो ऑप्शंस में, ठीक, प्रैक्टिस होगा ये, प्रैक्टिस। अगर मेरे को किसी फिगर की बात की जा रही है, सर्कल की, स्क्वायर की, ट्रायंगल की, या किसी भी और फिगर की, तो मेरे को क्या करना होता है, और मेरे को उनके जो कोऑर्डिनेट है वो नहीं गिवन, तो मेरे को क्या करना है, सर्कल का तो मैं सेंटर मान लूंगा 0,0, ऐसे सर्कल बना रहा हूं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। इससे मैं क्या मानूंगा, एक वर्टेक्स को मैं मानूंगा 0,0, ऐसे सपोज करना है, सपोज, और यहां पे एक को मान लूंगा 0,0। इससे क्या होगा, मेरा एक वर्टेक्स 0 बन गया, जिससे मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, एक सेंटर 0 बन गया, मेरे पास कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। बात समझ आई? वैसे तो मैंने कभी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला फॉर्मूला लर्न ही नहीं किया, तुम कर सकते हो क्योंकि कंपटीशन है भाई, बढ़ रहा है। x1, y1 गिवन है, x2, y2 गिवन है, वो थर्ड कोऑर्डिनेट पूछेगा, तो क्या होगा x1 प्लस x2 प्लस माइनस √3 y1 माइनस y2 बाई 2, y1 प्लस y2, यहाँ पे प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा √3, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा √3 x1 माइनस x2 बाई 2। तुम्हें यहाँ ये पता होना चाहिए, जो √3 होता है वो एक इर्रेशनल नंबर होता है। इर्रेशनल नंबर मतलब ना तो वो खत्म हो रहा है और ना तो वो खुद को रिपीट कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग जो होता है वो मेरे पास इर्रेशनल नंबर होता है। √3 अगर इर्रेशनल नंबर है तो मेरे को इतना चीज पता चल रहा है कि जो x3 और कोमा y3 होगा वो मेरे पास जो इंटीजर तो नहीं होंगे, इंटीजर तो नहीं होंगे, ठीक। तो मेरे पास एक क्वेश्चन बन जाता है कि जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ABC, अगर उसमें A जो है वो इंटीजर है, A के कोऑर्डिनेट मेरे पास इंटीजर है और B के कोऑर्डिनेट भी मेरे पास इंटीजर है, भाई साहब C के कोऑर्डिनेट इंटीजर नहीं हो सकते क्योंकि √3 आ रहा है। मतलब कि इन इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी वर्टिसेस कैनॉट बी इंटीग्रल वैल्यूज कोऑर्डिनेट। अगर मेरे को एक बोल दे कि 1,2, 0,0 और 3,4, क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा? मैं सिंपल ही मना कर दूंगा, कुछ चेक नहीं करूंगा, क्योंकि तीनों जो ABC है वो मेरे पास इंटीजर हैं, जबकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस इंटीजर नहीं हो सकते। बात खत्म, ठीक। तो यहाँ पे तुम्हारे पास तुम्हारा स्ट्रेट लाइन चैप्टर जो है पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। यहाँ से तुम अगर देखो तो 99.99 क्वेश्चन जो होंगे वो सोल्व हो जाएंगे। एक 0.01% शायद तुम्हारी बुद्धि ना लगे तो सोल्व ना हो, जबकि बाकी सारे सोल्व हो जाएंगे। मैंने तुम्हें इतना सक्षम कर दिया है इस वीडियो में। ये पूरी तुम्हारी रिवीजन वाली वीडियो होगी स्ट्रेट लाइंस की। कल तुम्हारे पास वीडियो मिल जाएगी तुम्हें सर्कल्स की विद नोट्स, मेरे हैंड रिटन नोट्स, ठीक। तो तुम्हारा 2D जितना मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था तुम्हारा खत्म हो जाएगा। चलो, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।